खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुचे आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले अभी तक की सुर्खियों पर एक नजर। और अब पेश है खबरों की तफसील। सबसे पहले रुख वादी का करते हैं। कौमी तहकीकाती एजेंसी एनआईए की जानिब से आज एक बार फिर जनूबी कश्मीर के शोपियां जिला में कई मकामात पर छापेमारी की गई है। जराये का कहना है कि एनआईए की टीम ने शोपियां के वच्ची और दीगर कई मकामात पर छापामार कार्रवाई अंजाम दी है, जिस दौरान वच्ची इलाके में कई अफराद के घरों पर छापे के दौरान तलाशी ली गई है और साथ ही साथ पूछताछ भी की गई है, जबकि कई अफराद को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया गया है। श्रीनगर में भी एनआईए की जानिब से आज एक बार फिर श्रीनगर के नौगाम इलाके में एनआईए की जानिब से छापामार कार्रवाई की गई है। वाज़ेह है कि वादी कश्मीर में श्रीनगर समेत दीगर कई अजला में एनआईए की जानिब से छापामार कार्रवाई लगातार जारी है। कौमी तहकीकाती एजेंसी एनआईए की जानिब से आज जनूबी कश्मीर के शोपियां के साथ साथ श्रीनगर के नौगाम इलाके में भी छापेमार कार्रवाई की गई है। अहम जराये का कहना है कि शोपियां में 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया है, जबकि जिन अफराद के घरों पर छापामार कार्रवाई की गई है वहां पर पूछताछ के साथ साथ कई अहम दस्तावेजात भी खंगाले गए हैं और साथ ही साथ जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है उन्हें भी खंगाला गया है, जबकि कई अफराद को हिरासत में भी पूछताछ के लिए लिया गया है। मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ हैं फोन लाइन पर आसिफ रशीद। आसिफ, क्या कुछ तफसीलात हैं जो खबर आ रही है नौगाम के साथ साथ जनूबी कश्मीर में एक बार फिर एनआईए की जानिब से छापामार कार्रवाई, कई अफराद को गिरफ्तार भी किया गया है और अभी भी कार्रवाई जारी है? बिल्कुल, 2 तरह की चीजें इसमें हैं गौहर। एक तो ये कि इस वक्त जो कार्रवाई थोड़ी देर पहले हुई है ये नौगाम के अंदर भी हुई है, श्रीनगर के इस इलाके के अंदर जहां पर मंचुआ नाम से इस एरिया को जाना जाता है और परवेज बताया जाता है कि परवेज अमरूज का नाम का शख्स है जिसका ये घर है। और एनआईए की तरफ से ये कार्रवाइयां आज सुबह सुबह उस वक्त शुरू की गई जब हमने 3 दिन पहले भी कार्रवाई देखी थी और एक मारूफ जो एक्टिविस्ट थे वादी कश्मीर के अंदर इंसानी हुकूक के कारकुन खुर्रम परवेज के घर और दफातर पर जब कार्रवाई हुई थी तो उसके बाद मुतअद्दिद मकामात पर कार्रवाइयां होंगी, इस चीज का भी कहीं ना कहीं खदशा जाहिर किया जा रहा था और वही हुआ। तकरीबन 48 घंटों के बाद ही दोबारा कार्रवाई टेरर फंडिंग केस के सिलसिले में बताया जाता है या गैर कानूनी जो फंडिंग बहुत सारे केसेस बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स में हुई है जो शिकायत मुख्तलिफ अजला से पहुंची थी अभी तक एनआईए के पास, और उसमें कार्रवाई साउथ कश्मीर के साथ साथ सेंट्रल कश्मीर में हुई है। सेंट्रल कश्मीर में नौगाम में मंचुआ के अंदर कार्रवाई हुई है और कुछ अहम दस्तावेजात जो जराये हमें बता रहे हैं कि एनआईए की तरफ से इस रेड के दौरान उन्हें हाथ लगे हैं। दूसरी तरफ साउथ कश्मीर के अंदर जो सुबह सुबह कार्रवाई हुई है वहां पर भी इस कार्रवाई के दौरान बताया जाता है कि आज अलसुब वहां टीम पहुंची, जम्मू कश्मीर पुलिस का साथ था, सीआरपीएफ की मदद ली गई और इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक कि शोपियां के जैनपुरा इलाके के अंदर जहां पर एनआईए की खुसूसी टीम सुबह पहुंची थी कार्रवाई की गई। तो इसके अलावा वची जैनपुरा ये पहला एरिया था जहां पर कार्रवाई हुई है और कुछ इस तरह के दस्तावेजात जो हैं जिनमें इंकिशाफ हो सकता है कि
टेरर फंडिंग केस के सिलसिले में एक बड़ी कामयाबी खुद के लिए एनआईए मानती आसिफ, हो। क्या इस हवाले से एनआईए की जानिब से कोई बयान सामने आया है? जो गिरफ्तारी हुई है जिन्हें एक तो गिरफ्तार के हवाले से भी बात आ रही है कि दो लोगों को गिरफ्तार किया गया, इस हवाले से एनआईए की जानिब से कोई बयान आया है? बिल्कुल 2 लोगों की गिरफ्तारी की खबर जो सुबह से हमारे पास थी, लेकिन एनआईए की तरफ से हालांकि इसकी अभी तक तस्दीक नहीं की गई। जो आज दिन में उनकी तरफ से प्रेस रिलीज जारी की जाएगी उसमें तमाम डिटेल रखी जाएंगी कि किन किन एरियाज के अंदर कार्रवाई मजीद हुई है। लेकिन बाप बेटे को साउथ कश्मीर के शोपियां वची जैनपुरा में जो कार्रवाई हुई थी वहां से गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, और कौन है इस केस को मजीद आगे कितना ले जाया जाएगा ये अभी तक तफसीलात ऑफिशियली शेयर नहीं की गई है। हाँ, ये जरूर है कि 3 दिनों के दौरान जो कार्रवाई हुई है, हमारे जराए ये भी बता रहे हैं कि अगले 1 हफ्ते तक यूनियन टेरिटरी के अंदर किसी तरह की मजीद नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की कार्रवाई नहीं होगी, ना ही कोई गिरफ्तारी हो सकती है। यह आज इस हफ्ते के लिए शायद आखिरी कार्रवाई होगी जो अभी तक हमें कंफर्म हो पा रहा। लेकिन बाप बेटा इस केस के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए, क्या शवाहिद एनआईए के पास थे, जम्मू कश्मीर पुलिस को साथ इसलिए लिया गया था, तो तमाम चीजें ये अभी कंफर्म होना ऑफिशियली तौर जो है वो ये है कि लोकल जराये से हमें पता चल चुका है, लेकिन ऑफिशियल कंफर्मेशन जो एनआईए की वो होना अभी दोनों केसेस में बाकी है। मगर बताया ही जाता है जो अभी तक कुछ एरिया से कंफर्म हो पाया कि खुरम परवेज की जो गिरफ्तारी हुई थी उस केस के साथ इन दोनों केसेस को जोड़कर देखा जा रहा है, चाहे वो नौगाम का हो या वुची का शोपियां जैनपुरा का हो, दोनों केसेस उसी से मुंसलिक हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ रशीद आपका। ये थे आसिफ रशीद तफसीलात फराहम कर रहे थे एनआईए की जानिब से, जहाँ एक बार फिर जनूबी कश्मीर के साथ साथ मोचवा नौगाम इलाके में भी एनआईए की जानिब से आज सुबह ही कार्रवाई की गई है। छापामार कार्रवाई जनूबी कश्मीर के वची इलाके में, जहां पर 2 अफराद को फिलहाल जो जरा से खबर आ रही है कि बाप और बेटे को गिरफ्तार किया गया है। आज सुबह ही कार्रवाई की गई है, छापामार कार्रवाई, जिसमें पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ एहलकार भी उस एनआईए की टीम में मौजूद थे, जिस दौरान ये छापामार कार्रवाई अंजाम दी गई है, तलाशी ली गई है, पूछताछ की गई है और 2 अफराद को फिलहाल गिरफ्तार भी किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज दोपहर 1 बजे उत्तर प्रदेश की जीवर में नोएडा बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे का संग बुनियाद रखेंगे। इस नए प्रोजेक्ट के बाद उत्तर प्रदेश मुल्क की वाहिद रियासत बन जाएगी जहां 5 बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे मौजूद हैं। हवाई अड्डों को तरक्की देकर राबितों को बढ़ाने और मुस्तकबिल के लिए एविएशन सेक्टर को जदीद तर बनाना वज़ीर-ए-आज़म का विजन है, और इस विजन के तहत ही उत्तर प्रदेश में कुशीनगर हवाई अड्डा और अयोध्या में बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा समेत मुतअद्दिद नए बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डों की तामीर और तरक्की दी जा रही है। नोएडा बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे दिल्ली एनसीआर का दूसरा बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा होगा और इससे आईजीआई हवाई अड्डे के बोझ को कम करने में मदद मिलेगी, जबकि इससे दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, अलीगढ़, आगरा, फरीदाबाद और दीगर पड़ोसी इलाकों के लोगों को फायदा होगा। यह हवाई अड्डा शुमाली भारत का लॉजिस्टिक गेटवे भी होगा, ताकि यह उत्तर प्रदेश के लिए गेम चेंजर साबित होगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इस मंसूबे से तिजारत, राबते और सयाहत को बड़ा फरोग हासिल होगा। दिल्ली में फिजाई आलूदगी में बेहतरी के दावों के बीच लोगों का कहना है कि अभी भी फिजाई आलूदगी बरकरार है, ताहम पहले के मुकाबले में कुछ हद तक बेहतरी आई है। लोगों का कहना है कि फिजाई आलूदगी की सतह अभी भी खतरनाक जुमरे में है और इसे रोकने के लिए दिल्ली सरकार को मजीद ठोस मौसर इकदाम उठाने की ज़रूरत है। लोगों का कहना है कि अभी भी लोगों को सांस लेने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। परेशानी है, सांस लेने में थोड़ी दिक्कत होती है सुबह सुबह, और आंखों में जलन भी महसूस होती है इससे, और बच्चों को हम इसी वजह से बाहर भी नहीं निकालते हैं। और अब यह हमारा रूटीन बना है तो हमें सुबह निकलने आना ही पड़ता है, तो हम तो आएंगे ही, मास्क लगाते हैं और फिर घर जाके थोड़ा अपना प्रोटेक्शन ले लेते हैं, आंखों को अच्छे ठंडे पानी से धो के थोड़ा कर लेते हैं, एडजस्टमेंट कर लेते हैं। हम क्या कर सकते हैं। पॉल्यूशन से बहुत दिक्कत होती है और ये सांस लेने में भारी होता है, सांस में दिक्कत होती है। नुकसानदायक तो है, खैर पॉल्यूशन बहुत तकलीफ होती है इससे।
दिल्ली के वजीर माहौलियात गोपाल राय ने कहा है कि आलूदगी की सूरत हाल में बेहतरी के पेश नज़र 29 नवंबर से स्कूल और कॉलेज खोले जाएंगे और 27 नवंबर से सीएनजी और इलेक्ट्रिक ट्रकों को दाखिला दिया जाएगा। कहा कि दिल्ली के अंदर आलूदगी की सतह गुज़श्ता 3 दिनों से मुसलसल बेहतर हो रही है। दिवाली के बाद आलूदगी की सतह मुसलसल बढ़ने लगी थी, जिसके पेश नज़र मामूल की कार्रवाई के अलावा दिल्ली के अंदर कई पाबंदियां लगाई गई है। उन्होंने बताया कि दिल्ली के आला ओहदेदारों के साथ हुई जायजा मीटिंग में अहम फैसले किए गए हैं। जरूरी खदमात के अलावा दिल्ली के अंदर बाहर से ट्रकों का दाखिला अभी तक बंद था। इजलास में फैसला किया गया है कि 27 नवंबर से सीएनजी और इलेक्ट्रिक पर चलने वाली ट्रकों को दाखिला दिया जाएगा। बाकी ट्रकों के दाखिले पर 30 दिसंबर तक पाबंदी रहेगी। इसके अलावा जरूरी खदमात की गाड़ियों को भी दाखिला मिलेगा। राय ने कहा है कि दिल्ली के अंदर स्कूल, कॉलेज, तालीमी इदारों और लाइब्रेरियां पीर से खोल दी जाएगी। इसके अलावा सरकारी महकमों और सरकारी दफातर बंद थे, जिन्हें अब 29 नवंबर से खोला जाएगा। इसके अलावा तमाम सरकारी मुलाजमीन को मशवरा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर मियां अल्ताफ ने कहा है कि मरकजी सरकार को चाहिए कि जम्मू कश्मीर में एक ऐसा माहौल तैयार करे जिससे अवाम का एतमाद बहाल हो सके। उन्होंने कहा कि इस वक्त जरूरत इस बात की है कि जम्मू कश्मीर के हालात को बेहतर बनाने के लिए इकदाम उठाए जाए। इन बातों का इजहार उन्होंने गुलिस्तान न्यूज के नुमाइंदे जमशीद मलिक से बात करते हुए किया। मेरा अगर कोई मशवरा सुने तो मैं ये जरूर कहूंगा कि रियासत के हालात को ठीक करने की जरूरत है और ठीक करने के लिए ज़्यादा जो अहम जिम्मेवारी है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। उनको इस सिलसिले में इनिशिएटिव लेना है। फिर यहाँ के आवाम की भी जिम्मेवारी है। मैं एक तरफा बात नहीं कहूँगा, लेकिन ज़्यादा जिम्मेवारी उनकी बनती है कि वो यहाँ पे एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करें, लोगों का कॉन्फिडेंस बहाल करें। तो जब लोगों का कॉन्फिडेंस बहाल होगा तो फिर नए कश्मीर की या पुराने कश्मीर की बात होगी, फिर कोई कंपैरिजन होगा तो वो तब की बात होगी। इस वक्त मुझे ऐसी कोई बात नहीं लगती है। सर, फारूक साहब ने कहा कि जिस तरह 370 के लिए दोबारा वो जदोजहद शुरू करेंगे, जिस तरह किसान एक जदोजहद के बाद उन्होंने अपना कानून वापस किए, क्या अगर 370 नहीं दिया जाता है या नेशनल कॉन्फ्रेंस इस इलेक्शन में अगर करवाया जाता है उनका हिस्सा बनेगी? नहीं, हमारी अभी एक तो मैंने पहले आपसे कहा कि मुझे तो इलेक्शन अभी नजर नहीं आते। जब इलेक्शन आएंगे तो तब इस मामले में कोई फैसला जो है वो होगा। लेकिन इस वक्त तो हमारी पार्टी की लीडरशिप ये कह रही है कि जब भी इलेक्शन हुए हम हिस्सा लेंगे। वो ये नहीं कह रहे हैं कि हम हिस्सा नहीं लेंगे, वो ये कह रहे हैं कि हम इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। सर, आपकी तंजीम में कई जगहों को अलग कर दिया, मतलब ये कहा जा रहा है डोडा रेंज को अलग किया गया, जम्मू पीर पंचाल रेंज को अलग किया गया। जिस तरह अलग किया, कल नेशनल कांफ्रेंस इक़्तिदार में आएगी, क्या इनको सूबों का दर्जा दिया जाएगा? नहीं, इस पे मैं आज अभी तो कोई चीज नहीं कह सकता कि मैं ये कहूँ कि नहीं जी इनको सूबों का दर्जा दिया जाएगा। ये वो तब की बात है जब वैसी सिचुएशन पैदा होती है, जब यहाँ पहले स्टेट तो बहाल होने दीजिए कम अज कम, फिर उसके बाद हम ये चैप्टर जो है उसको खोलेंगे कि यहाँ बने तो बहुत अच्छी बात है, ये लोग डिजर्व करते हैं इसके लिए। लेकिन मैं अभी कोई बात कह दूं तो वो कबल वक्त होगी। आखिरी सवाल आपसे माफी चाहूंगा। सवाल है कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह कई नई जमातें खड़ी होती जा रही हैं, फारूक साहब ने पिछले कुछ दिन पहले भी ये बात कही कि बीजेपी का पार्ट बी भी बनाया गया है जम्मू कश्मीर में। इसी तरह जम्मू से भी कांग्रेस के अंदर भी इस तरह की बातें देखने को मिल रही हैं। हो सकता है कि गुलाम नबी आजाद साहब एक अलग जमात बना लें। आप इस सियासत को किस तरह देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में पार्टियों का जो तादाद है वो दिन ब दिन बढ़ना शुरू हो चुकी है? मुझे कोई पता नहीं है इस बात का कि आजाद साहब को क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं गुलाम नबी आज़ाद साहब के मुतल्लिक़ सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि वो एक अच्छे आदमी हैं, जम्मू कश्मीर के वो भी कदावर लीडर हैं और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। वो जहाँ भी रहे, चाहे मरकज़ में रहे चाहे स्टेट में रहे, वहाँ के उनकी पॉलिटिक्स क्या कर रहे हैं क्या नहीं, कांग्रेस के अंदरूनी मामले उस पर मैं तबसरा नहीं करना।
पख्तूनपुरा सिरपुरा गुजर बस्ती शांगस अनंतनाग के लोगों ने महकमे जल शक्ति के खिलाफ नाराजगी का इजहार करते हुए शिकायत की है कि उनका इलाका पीने के साफ पानी से महरूम है। उन्होंने कहा कि इलाके में जो स्कीम है उसकी हालत काफी खस्ता हो चुकी है और अगर मुत्तलका महकमे की तरफ से उसकी मरम्मत हो जाती तो शायद इलाके में पीने के साफ पानी की किल्लत दूर हो सकती है। उन्होंने मजीद कहा कि इलाके में राबिता सड़कों की हालत भी इंतहाई खराब हो चुके हैं, जिस दौरान बारिशों और बर्फबारी में आवाम को चलने फिरने में भी दिक्कतें पेश आ रही हैं। उन्होंने अब जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग से मुदाखलत की अपील की है। मैं चेरपुरे हलके का सरपंच हूँ, मेरा नाम मोहम्मद हारून खान है। सर, हमने पेची के खिलाफ आज प्रोटेस्ट इसलिए किया कि सर हमारी जो यहाँ गुजर बस्ती है चेरपुरा की, ये पिछले 70 साल से पानी के लिए तड़प रही है, ताकि जो पुरानी स्कीम हमारी पख्तूनपुरा में चल रही है, तो हमने बहुत बार ये सवाल उठाया, अगर इसकी जगेटिंग हो जाए, अगर इसको संभाला जाए तो हम पानी से जो हमें सख्ती है ये हमारी दूर हो जाए। लेकिन मैंने बहुत बार उनसे भी ये रिक्वेस्ट की कि सर जो हमारी पेची डिपार्टमेंट के जो क्वार्टर यहाँ बने हैं, जो पुरानी टैंकी बनी हुई है, इसकी जगेटिंग भी नहीं हुई है। उसकी लीकेज की वजह से जो पीएमजी ने रोड बनाई है, आज से पहले 4 साल हम रो रहे हैं पीएमजी रोड वालों के साथ में, हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। परसों हमने 20 तारीख को जब हमारा डीसी साहब आया था, हमारा डीडीसी चेयरमैन साहब चौधरी अब्दुल हमीद साहब आया था, हमने उनसे भी रिक्वेस्ट की है कि हमारे चेयरमैन साहब ने भी ये रिक्वेस्ट की कि जो चेरपुरा की रोड बन रही है उसकी मरम्मत करो। तो ताकि सर हम जब यहाँ आए तो हमने देखा कि जो रोड बनी हुई थी वो रोड भी पानी की वजह से, पेची की कमजोरी की वजह से, लीकेज की वजह से, ताकि वो रोड भी आज खिसक गई और वो उस रोड से भी हम चले गए, पानी से तो हम चले गए जाएंगे। क्या चाहते हैं हारून भाई लास्ट पर? सर हम लास्ट पे ये चाहते हैं कि पेची डिपार्टमेंट को हम कहते हैं कि होश में आओ, होश में आओ, ताकि मौके पे आकर देखो कि जहाँ हमारी रोड का और हमारी पेची का क्या हाल है, ताकि हमारी आवाज में हर वक्त बोलते रहता हूँ और यहाँ आकर हमारा गौर किया जाए। और हमारी ये गुजर बस्ती है, पख्तूनपुरा है, ताकि जिस तरह हम मीडिया की वसालत से आज हमने मीडिया यहाँ बुलाया है, ताकि आगे वाला जो मौसम है, बर्फ का मौसम है सरमा खराब होने वाला है, ताकि उस टाइम ना हमें पानी और ना हमें रोड। सऊदी वजारत दाखिला और वजारत इंसानी वसाइल और समाजी तरक्की ने 3 माह की बुनियाद पर तारिकीन वतन को अकामा की फराहमी के नए कवानीन का इतलाक शुरू कर दिया है। नए कवानीन के तहत रेजिडेंसी परमिट की तौसी में कम अज कम इजाफा 3 माह के लिए किया जाएगा। ये अमर काबीना की जानिब से किए जाने वाले फैसले की रोशनी में मुकम्मल किया गया है। सऊदी काबीना ने अपने एक इजलास में वर्क परमिट से मुंसलिक अकामा की कम से कम मुद्दत 3 माह तक बढ़ा देने का फैसला किया था। इस फैसले में घरेलू मुलाजमीन और दीगर को मुस्तस्ना करार दिया गया है। इस नए निज़ाम के तहत अगर वर्क परमिट से मुंसलिक अकामी की फीस अदा करके इसमें 3, 6 या 9 माह के लिए भी तौसी करवा सकेगा। इससे कबल सिर्फ 12 महीने या 1 साल की तौसी की इजाजत थी। इससे कबल वजीर दाखिला शहजादा अब्दुल अजीज बिन सऊद बिन नाइफ ने 3 नवंबर को ऑनलाइन सहूलियात का आगाज किया था, जिसमें अकामे में तौसी भी शामिल थी। ये सर्विसेज बशर इनफरादी, बशर बिजनेस, मुकीम और कवी के प्लेटफॉर्म पर भी दस्तियाब है। इस निज़ाम के तहत अजर ने फी माह के हिसाब से 800 सऊदी रियाल फीस का अदा करके अकामे में तौसी करवाएगा, जो कि 1 साल के दौरानिया के लिए 9,600 रियाल बनता है। तारिकीन वतन अपने अकामा में तौसी के मौके पर अपने खानदान वालों की फीस भी अदा कर सकते हैं। उनकी फीस फी फर्द 400 रियाल माहाना होगी। आलमी इदारे सेहत ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन की वजह से वबा के फैलाव में 40% कमी वाक़या हुई है। आलमी इदारे सेहत ने कहा है कि लोग कोरोना वैक्सीन के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ के गलत एहसास का शिकार हो रहे हैं। आलमी इदारे सेहत के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एडहानोम का कहना है कि वैक्सीन शुदा कई अफराद समझते हैं कि शायद वैक्सीन लगवाने के बाद उन्हें मजीद किसी और हिफाजती तदबीर की ज़रूरत नहीं है। वैक्सीन की मुकम्मल खुराकें लगवाने वाले अफराद को वायरस से बचने और इसकी दूसरों में मुंतकिली रोकने के लिए हिफाजती तदाबीर पर अमल करते रहना चाहिए। टेड्रोस ने यह बताते हुए इसरार किया है कि ज़्यादा
मुतदी डेल्टा का मतलब है कि वैक्सीन इस वायरस के फैलाव के खिलाफ इतनी मौसर नहीं। टेड्रोस ने कहा है कि उन्हें तहफ़्फ़ुज़ के इस गलत एहसास के हवाले से तशवीश है कि वैक्सीन ने वबा को ख़त्म कर दिया है और जिन अफराद ने वैक्सीन लगवा ली है उन्हें कोई और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की ज़रूरत नहीं है। उनका कहना था कि वैक्सीन जानें बचाती हैं लेकिन वो बीमारी की मुंतकली को मुकम्मल तौर पर नहीं रोकती है। एदाद-ओ-शुमार बताते हैं कि डेल्टा की किस्म की आमद से पहले वैक्सीन ने वबा के फैलाव को तकरीबन 60% तक कम कर दिया था। डेल्टा के आने के बाद ये शरह तकरीबन 40% तक गिर गई है। उन्होंने कहा कि ज्यादा तेजी से मुंतकिल होने वाले डेल्टा की किस्म अब पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा गालिब है। टेड्रोस एडहानोम ने मजीद कहा कि अगर वैक्सीन लगाई जाती हैं तो आपको शदीद बीमारी और मौत का खतरा बहुत कम हो जाता है, लेकिन फिर भी आपको वायरस मुंतकिल होने और दूसरों के इससे मुतासिर करने का खतरा मौजूद रहता है। अमरीकी जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना वायरस से 25 करोड़ 91,85,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हुए हैं। कोरोना की वबा से अब तक दुनिया में 51,71,000 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। दुनिया में अब तक कोरोना वैक्सीन की 7,78,35,60,000 से ज्यादा खुराकें लग चुकी है। नाजरीन, इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेजबान गौहर कुछे को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।